ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी शिक्षार्थियों का इस कक्षा में पुनः हार्दिक स्वागत है। यह कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें यूनिट 3 जिसका यूनिट का नाम है आय व रोजगार का निर्धारण। शॉर्ट में हम उसको समग्र मांग वाली बात होती है इसमें। तो समग्र मांग के लिए जो पहले 5 क्लासें इसकी हो चुकी हैं, ये छठी क्लास हम आज शुरू कर रहे हैं। इस क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये इसका यूनिट 3 आय व रोजगार का निर्धारण का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इन 6 लेक्चर्स में हम ये सारी चीज़ें जो 12 मार्क्स का हमारे पेपर में आएगा, इस 12 मार्क्स को हम कंप्लीट कर पाएंगे। ये 6 लेक्चर यदि आपने ठीक से देख लिए तो इस साल का आपका 12 मार्क्स का काम पूरा हो जाएगा। पहले हमने अभी तक इस वाले नोट्स में इसके 3 नोट्स हैं। एक नोट्स में ये सारी चीज़ें आपको लिखी मिलेंगी। इससे रिलेटेड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नोट्स मिल जाएगा। वीडियो नंबर 1 और 2 में आपको ये मिल जाएगा। 3, 4 में ये वाले नोट्स मिल जाएंगे। आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। और 5, 6 में से कोई सी भी वीडियो से आप लेंगे तो ये वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें पूर्ण रोजगार संतुलन की बात की थी कि पूर्ण रोजगार संतुलन क्या होता है। इसके साथ ही हमने अविस्फीतिक अंतराल या न्यून मांग की बात की थी कि न्यून मांग क्या होती है। इस न्यून मांग के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, ये ग्राफ समझा था, है ना। और ग्राफ आप ये बना भी सकते हैं और आपको पेपर में, मैंने तो सिर्फ समझाया, पेपर में आपसे पूछा ही जाएगा, बनाना ही है आपको, है ना। और बनाने के लिए चलिए एक बार एक प्रैक्टिस या अगले वाले की करें। चलिए कर ही लेते हैं। एक लाइन आप ऐसे डालेंगे, कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। एक लाइन आप ऐसे डालेंगे, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। यहाँ पर लिखेंगे एडी समग्र मांग, यहाँ पे लिखेंगे उत्पादन ओब्लिक आय। एक आप बिल्कुल नाप के नहीं, एक 45 डिग्री की लाइन ऐसे डालेंगे, है ना। ये कौन सी लाइन होगी बेटा, ए एस इज इक्वल टू वाई लिख देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 45 डिग्री। भाई ये और ये बराबर से दिखाई दें। एक आप यहाँ से लाइन डालेंगे इस तरह से, ये हो जाएगी आपकी ए डी यू फुल एम्प्लॉयमेंट पर। ए डी यू नहीं, सॉरी, एफ, बार बार में ए डी एफ फुल एम्प्लॉयमेंट पर समग्र मांग जितनी होनी चाहिए, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा एफ। लेकिन वास्तव में मांग कितनी है, इतनी है। समग्र मांग वास्तव में है कितनी मेरी, ये वाली। ए डी अंडर एम्प्लॉयमेंट, ए डी यू, और मेरा संतुलन बिंदु अर्थव्यवस्था में बना हुआ कहाँ है, ई पॉइंट पर। ये वाला कहलाएगा अविस्फीतिक अंतराल। अविस्फीतिक अंतराल, है ना। बाकी तो इसमें देख ही सकते हैं आप, सब चीज़ें लिखी हुई हैं। बनाते कैसे हैं उसका आइडिया दिया मैंने आपको ये, कि किस तरह से आप बना सकते हैं। इसके साथ साथ हमने वैसे डिटेल में पढ़ा था इस न्यून मांग या अविस्फीतिक अंतराल के क्या कारण हो सकते हैं। इजीली समझ गए थे। एडी वाला फॉर्मूला हमें याद है, उपभोग में कमी, सब चीज़ों में कमी हो जाए, है ना। उपभोग में कमी हो जाए, निवेश, ये उपभोग में कमी, निवेश में कमी, सरकारी खर्च में कमी, और शुद्ध निर्यात में कमी। शुद्ध निर्यात में कमी होने का मतलब निर्यात में कमी हो जाए और आयात में वृद्धि हो जाए। और इसके अलावा एक पॉइंट और था कि करों में वृद्धि हो जाए। बस ये 6 पॉइंट थे। याद कर सकते हैं कि न्यून मांग या अविस्फीति अंतराल के क्या कारण हो सकते हैं।
इसके क्या परिणाम होंगे? अर्थव्यवस्था निम्न स्तरीय संतुलन जाल में फंस जाएगी, अर्थात इसको हम कह सकते हैं मंदी की स्थिति बन जाएगी और मंदी बढ़ती जाएगी। अब इसको ठीक करने का उपाय क्या क्या करें हम? इन उपाय के बारे में डिस्कस किया था। उपाय, दो तरह के उपाय की बात करी थी हमने। राजकोषीय उपाय, राजकोषीय या बजट नीति भी बोलते हैं, जिसे सरकार करना चाहती है। ये उपाय कौन करेगा? सरकार करेगी, कि सरकारी खर्च में वृद्धि कर दे। अल्टीमेट न्यून मांग की स्थिति में हमने एक कॉमन सी बात करी थी, लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा डाल दे सरकार, या कैसे भी हो आपकी जेब में पैसा ज़्यादा डले, बाजार में पैसा ज़्यादा आए। आपकी जेब में पैसा होगा तो खर्च भी करोगे तो बाजार में पैसा आएगा। तो सरकारी व्यय में वृद्धि, सरकार पैसा ज़्यादा खर्च करे, जब पैसा खर्च करेगी तो वो लोगों के पास आएगा, लोगों की जेब में पैसा बढ़ेगा। सार्वजनिक उधार, सार्वजनिक ऋण में कमी, आपसे सरकार जो लोन लेती है उसको कम ले तो आपकी जेब में ही पैसा रह जाएगा। सरकार आरबीआई से उधार ज़्यादा ले ले, उस उधार को खर्च करेगी, बाजार में पैसा आएगा। करों में कमी कर दे तो आपसे कर के रूप में सरकार पैसा नहीं कम लेगी पहले की अपेक्षा, तो ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ा था, बैंक दर, रेपो दर में कमी कर दे, खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा प्रतिभूतियों को खरीद ले, नगद आरक्षित अनुपात में कमी कर दे, वैधानिक तरलता अनुपात में, एसएलआर बोलते हैं, सीमांत आवश्यकता में कमी कर दे, आरबीआई द्वारा बैंकों को उदारता से ऋण देने के लिए नैतिक दबाव डाला जाए। ये सारे उपाय करें। यहाँ तक की चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा जी, कौन सी चीज़? अधिमांग, अतिरेक मांग, एक्सिस डिमांड की बात। अभी तक हमने कौन सी मांग, कौन सी चीज़, कौन सी स्थिति पढ़ी थी? न्यून मांग वाली। ये कौन सी है? एक्सिस डिमांड, अधिमांग या अतिरेक मांग की स्थिति है। न्यून मांग से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होती है। बेटा जी, ये न्यून मांग नहीं है, ये है हमारा अधिमांग, एक्सिस डिमांड। सॉरी, आपको नोट्स में चीजें ठीक करके दे देंगे। तो अधिमांग से अभिप्राय क्या है बेटा? अधिमांग से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें अर्थव्यवस्था के पूर्ण रोजगार के स्तर पर, पूर्ण रोजगार के स्तर पर एडी इज इक्वल टू ए एस होना चाहिए, लेकिन पूर्ण रोजगार के स्तर पर एडी इज ग्रेटर देन ए एस। जितनी मांग होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा है, तो न्यून मांग की उल्टी स्थिति होगी। न्यून मांग में क्या था? एडी इज लेस देन ए एस। यहाँ मांग कम थी, हम चाह रहे थे कि इसको बढ़ाया जाए। यहाँ क्या है? स्थिति उल्टी है, पूर्ण रोजगार के स्तर पर जितनी मांग होनी चाहिए उससे भी मांग ज्यादा है। इस ज्यादा मांग का क्या अर्थ है? यह अल्प रोजगार की स्थिति है। अर्थव्यवस्था में नियोजित समग्र मांग का स्तर अपने पूर्ण रोजगार के स्तर से अधिक है। समग्र मांग पूर्ण रोजगार के स्तर से जितनी होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा है। अतः समग्र मांग अब वह तत्व नहीं है जिसमें अतिरिक्त क्षमता का उपयोग प्रेरित होता है। यह केवल वर्तमान संसाधनों की पर मांग का दबाव बढ़ाता है। देखिए बेटा जी, अधिमांग का अर्थ है पूर्ण रोजगार के स्तर पे होना चाहिए एडी इज इक्वल टू ए एस। पूर्ण रोजगार का मतलब है कि पूर्ण रोजगार स्तर का मतलब है अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं उन सबको रोजगार मिला हुआ है। अभी भी स्थिति क्या है इस पे? अधिमांग में एडी इज ग्रेटर देन ए एस। जितनी सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, सभी को रोजगार प्राप्त है, कोई बेरोजगार नहीं है, अर्थात कोई भी संसाधन ऐसा नहीं है कि पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा हो। उसके बाद भी जितना उत्पादन हो रहा है उससे मांग ज़्यादा है। अब मांग ज़्यादा होगी तो क्या होगा भाई? इन संसाधनों पे दबाव बनेगा, है ना। अब इनकी भी एक कैपेसिटी है, जितना ये उत्पादन कर सकते थे कर रहे हैं, अब ये आगे उत्पादन नहीं बढ़ा सकते, एएस नहीं बढ़ सकती हैं। अब मान लीजिए ब्रेड के 100 पैकेट ब्रेड बन रही है अर्थव्यवस्था में और मांग 120 की है, जितने कारीगर हैं सब लगा दिए, इससे ज़्यादा अब ब्रेड नहीं बन सकती।
अब क्या हो, डिमांड है 120 की, बाजार में कोई स्थिति नहीं है कि 100 से ज़्यादा आ जाए, 100 ही आनी है, मांग हमेशा 120 की रहनी है। तो अब क्या होगा, बाजार में केवल कीमतें बढ़ेंगी। इन 120 लोगों में से 100 ही लोगों को ब्रेड मिलेगी, और अब इनमें आपस में प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता होगी तो ये पहले की अपेक्षा अधिक पैसा देने को तैयार होंगे, और ज़्यादा पैसा देंगे तो कीमतें बढ़ेंगी। यही चीज़ घुमा फिरा के इसमें कही गई है। समग्र मांग का स्तर पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र मांग के स्तर से अधिक हो जाता है, जबकि पहले से ही उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है। तो यह स्फीतिक अंतराल को जन्म देता है। इससे पहले न्यून मांग में कौन से अंतराल थे, अविस्फीतिक अंतराल, और ये कौन से हैं, स्फीतिक अंतराल। इन्फ्लेनेशरी गैप, वो कौन से थे, डिफ्लेनेशरी गैप। किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी समग्र मांग की आवश्यकता होती है, उससे अधिक समग्र मांग को स्फीतिक अंतराल कहा जाता है। जितनी आवश्यकता है उससे कम होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, अविस्फीतिक अंतराल, न्यून मांग। और जितनी पूर्ण रोजगार संतुलन स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी समग्र मांग की आवश्यकता होती है, उससे अधिक समग्र मांग अभी भी बनी हुई है, तो उसको हम कहते हैं स्फीतिक अंतराल। तो अधिमांग की स्थिति में उत्पादन के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन हैं पहले से ही काम पर लगे हुए हैं। जितने मजदूर थे, कोई बेरोजगार है ही नहीं। अब जब बेरोजगार नहीं है तो नए लोग आप फैक्ट्री में भर्ती नहीं कर सकते, भर्ती नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कारकों का पहले से ही पूर्ण रोजगार प्राप्त है। अब केवल कीमतों में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि उत्पादन नहीं बढ़ रहा, मांग ज़्यादा है, तो अब कीमतें बढ़ेंगी, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में स्फीतिक दबाव उत्पन्न होने लगता है। स्फीतिक दबाव AD इज इक्वल टू ADF। ADE मीन्स एक्सिस डिमांड, इसमें से समग्र मांग, AD एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा है, तो इसमें से घटा देंगे तो वो आ जाएगा इन्फ्लेनेशरी या स्फीतिक अंतराल। बेटा जी, इससे जस्ट पहले जो नोट्स हैं उनसे कंपेयर वो नोट्स आप दूसरे मोबाइल में ले लें या किताब खोल लें जब आप अधिमांग पढ़ रहे हैं, है ना। ये अधिमांग का चैप्टर आपने टॉपिक शुरू किया है, तो न्यून मांग से इसकी हमेशा तुलना करते रहें, तो दोनों आपको याद हो जाएंगे। उसका जस्ट उल्टा है ये। वहाँ अर्थव्यवस्था AD इज लेस देन AS थी। पूर्ण रोजगार के स्तर के लिए जितनी समग्र मांग की आवश्यकता होती है, न्यून मांग में उससे कम होती है, अधिमांग में उससे अधिक होती है। ये इसमें अधिमांग में ये स्फीतिक अंतराल इन्फ्लेनेशरी गैप है, वहाँ वो कौन सा गैप है, डिफ्लेनेशरी गैप, अविस्फीतिक अंतराल। वहाँ ये फॉर्मूला था, अविस्फीतिक के लिए फॉर्मूला कौन सा था, ये चीज़ें साथ साथ पढ़ते रहें बेटा, कंपेयर करते रहें। अविस्फीतिक अंतराल के लिए क्या था हमारा, ADF माइनस ADU। तो आपको दोनों चीज़ें साथ साथ तैयार हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। Y एक्सिस, X एक्सिस, AS इज इक्वल टू Y, कितने डिग्री बेटा, 45 डिग्री। पूर्ण रोजगार के स्तर पर मांग होनी चाहिए मेरी ये ADF, फुल एम्प्लॉयमेंट। ये यहाँ पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन है। अब मांग कितनी है, इससे भी ज्यादा है, अधिमांग की समस्या में। ADE एक्सिस डिमांड होनी कितनी चाहिए, AD यहाँ पे है कितनी, ये अंतराल कहलाएगा स्फीतिक अंतराल, और ये समस्या कहलाएगी, कौन सी समस्या है बेटा जी,
ये समस्या है हमारी अधिमांग की समस्या। क्लियर? ये डायग्राम देख लीजिएगा। ये जो हमें इन्फ्लेमेशरी गैप नापना है, जो ये वाला पॉइंट है एफ पॉइंट, जो हमारी एडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, वहाँ से नापना है, वहाँ से ऊपर या नीचे जाना है। हैं, इसको मैं ई पॉइंट लिख लूँ तो ये वाला भी है तो उतना ही, लेकिन आपको शो यहाँ करना है। इसी डायग्राम में मैं न्यून मांग वाली अविस्फीतिक अंतराल का डायग्राम बनाना चाहूँ तो उसमें क्या होगा बेटा जी, ये वाला डायग्राम तो बनेगा नहीं, ये वाली लाइन तो हट जाएगी, और न्यून मांग एडीएफ से कम होगी। न्यून मांग तो कम है ना। यहाँ पे एक नई लाइन खींचूंगा, इसको हम कहूँगा ए डी यू, अंडर एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट। ई एफ जी संतुलन बिंदु हो गया इसका, अर्थव्यवस्था यहाँ संतुलित हो गई, और ये वाला अंतर कहलाएगा अविस्फीतिक अंतराल। अविस्फीतिक अंतराल, डिफ्लेनेशरी गैप। ये दोनों डायग्राम मैंने इसी में बना दिए। यदि आप इसको भी ऐसा ही रहने दो, ओहो ये तो सारा ही गड़बड़ हो गया भाई, है ना। यदि इसको ऐसा ही रहने दो तो अब इस डायग्राम में दोनों चीज़ें बन गई। स्फीतिक अंतराल भी आपको दिखता है, ये वाली लाइन नहीं बनी भाई। अब आपको स्फीतिक अंतराल भी दिख रहा है। यदि मैं इसको रेड पेन से बना दूं तो ये वाली स्थिति कहलाएगी स्फीतिक अंतराल, और इसको मैं ब्लू पेन से ही बना रहने दूं तो ये वाली स्थिति कहलाएगी अविस्फीतिक अंतराल। ये वाली स्थिति है न्यून मांग की, और ये वाली स्थिति है अधिमांग की, है ना। अधिमांग को एक्सप्लेन करना है तो आप इतना ही चित्र बनाएंगे, इससे ऊपर ऊपर का, और इसमें इतना बना दोगे। ठीक हो गई बात? चलिए जी, ये डायग्राम अब आपको ठीक से समझ आ गया होगा। और आप ये देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे जाना है और इससे ही ऊपर जाना है। ये अंतर या ये अंतर नहीं नापना है, हालांकि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन शो हमें यहीं करना होता है। यहीं से आप ये पॉइंट दिखा दोगे नीचे, के एल एम। अच्छा, अब इसको तो हम शॉर्ट में ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमने न्यून मांग वाली स्थिति में डिटेल में पढ़ लिया था। एक बार हम रिवाइज सा ही करना है बस हमें। वहाँ ए डी का फॉर्मूला क्या था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, है। वो वीडियो तो आपको पक्का देखना पड़ेगा, तभी ये समझ आएगा। अर्थात अब यहाँ ए डी ज़्यादा है, अधिमांग में क्या है, ये डिमांड ज़्यादा है। अब ज़्यादा डिमांड को हम क्या चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। क्यों हुई ज़्यादा है, या तो उपभोग ज़्यादा है, निजी उपभोग में वृद्धि कर ली लोगों ने, या निवेश में वृद्धि हो गई, या सरकारी व्यय बढ़ा दिया, या निर्यात बढ़ गए, आयात कम हो गए, करों में वृद्धि के बजाय कटौती हो गई। यहाँ पे मैं चलूँ आपको दोबारा, यहीं पे आ जाओ बेटा जी, तो आप देखोगे सारी चीज़ें के कारण ये वाले उपभोग प्रवृत्ति में कमी, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, न्यून मांग की। यहाँ अधिमांग में क्या हो जाएगी, उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि, सेम एक्सप्लेनेशन होगा, है ना। अर्थव्यवस्था उपभोग व्यय में या तो वृद्धि, अधिमांग की बात कर रहा हूँ अब मैं, तो उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि या तो उपभोग व्यय में वृद्धि होगी, या बचत प्रवृत्ति में वृद्धि के बजाय क्या हो जाएगी, उसमें कम हो जाएगी। निवेश व्यय में वृद्धि होगी। ये सारी चीज़ें जब अधिमांग है तो बढ़ेंगी। इन्हीं को ही बस उल्टा कर देना है अधिमांग की, है। अधिमांग की बात मैं यदि आप करूँ आपसे तो क्या करूँ, क्या क्या कहूँगा मैं, उपभोग व्यय में वृद्धि कर लें। अब यहाँ क्या लाइन लिखूँगा, उपभोग व्यय में वृद्धि या बचत प्रवृत्ति में कमी के कारण अर्थव्यवस्था अधिमांग की तरफ चली जाती है। निवेश व्यय में वृद्धि,
उल्टा, सरकारी खर्च में यहाँ कमी हो रही थी, वहाँ सरकारी खर्च में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ आयात में वृद्धि हो रही थी, वहाँ आयात में कमी हो जाएगी। यहाँ निर्यात में कमी थी, वहाँ निर्यात में वृद्धि हो जाएगी। किसमें? अधिमांग में। यहाँ करों में वृद्धि थी तो वहाँ करों में कमी हो जाएगी। सेम सारी चीज़ें आप देखोगे तो वही चीज़ें लिखी मिलेंगी। अधिमांग की बात कर रहे थे हम। उपभोग व्यय में वृद्धि हो गई, निवेश में वृद्धि हो गई, सरकारी व्यय में वृद्धि हो गई कमी के बजाय। इन सारों में वहाँ कमी हो रही थी, यहाँ वृद्धि हो गई। निर्यात में भी वृद्धि हो गई, आयात में वहाँ वृद्धि हो रही थी, यहाँ कमी हो गई। वहाँ करों में, कर की दरों में वहाँ वृद्धि हो रही थी, यहाँ कटौती हो गई। जब अधिमांग की समस्या आती है तो क्या परिणाम आते हैं, क्या इसके रिजल्ट्स आएंगे? जब समग्र मांग पूर्ण रोजगार के स्तर से बढ़ जाती है तब उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती। ये बात पहले हो गई। क्यों? क्योंकि संसाधनों का पहले से ही पूर्ण उपयोग हो रहा है। उत्पादन में वृद्धि न होने के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है। उत्पादन में तो कोई वृद्धि होगी ही नहीं, तो सामान कम है, क्रेता ज़्यादा हैं, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो क्रेताओं के बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता होगी, वो अधिक कीमत देंगे, जिसके कारण कीमत स्तर में वृद्धि हो जाएगी। इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति, इसको हम शॉर्ट में कह देते हैं महंगाई, जो हमारी लोकल भाषा है। हम कहेंगे जी महंगाई बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई वस्तुओं और सेवाओं की। या इसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करें तो मुद्रास्फीति होती है मुद्रा की खरीद क्षमता का कम हो जाना। जैसे दूध पहले 50 रुपये किलो था, पर केजी था, और दूध, या चीनी ले लो, चीनी पहले 50 रुपये, चीनी चलो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। चीनी मान लीजिए 40 रुपये पर केजी है। मुद्रास्फीति हुई, कीमतें बढ़ी, महंगाई बढ़ी, चीनी बढ़ के हो गई 50 रुपये किलो। पहले आप 100 रुपये लेके चीनी खरीदने जाते थे, कितनी चीनी आती थी? 2.5 किलो। अब कितनी आएगी? 2 किलो। तो मैं शॉर्ट में कहूँ कि आपके 100 रुपये की खरीदने की क्षमता, 100 रुपये की 2.5 किलो चीनी खरीदने की क्षमता थी, और अब 100 रुपये 100 ही हैं, उनकी क्षमता कितनी रहेगी? 2 किलो चीनी खरीदने की रहेगी, क्योंकि चीनी महंगी हो गई। तो आपके रुपए की खरीद क्षमता कम हो गई। इसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति। इसके कारण लोगों की वास्तविक आय में कमी होती है। वास्तविक आय कैसी? रुपए तब भी 100 ही कमा रहे थे, अब भी 100 ही कमा रहे हैं, लेकिन पहले चीनी 2.5 किलो खरीद पाते थे, अब चीनी कितनी खरीद पा रहे हैं? केवल 2 किलो खरीद पा रहे हैं। ऐसी सब वस्तुएं कम हो जाएंगी पहले की अपेक्षा, तो आपकी वास्तविक आय कम हो गई। पहले से कम वस्तुएं और सेवाएं खरीद पा रहे हैं। यह जीवन की गुणवत्ता में गिरावट लाती है। निश्चित रूप से जब आपको कम वस्तुएं और सेवाएं मिलेंगी तो जीवन की गुणवत्ता में कमी आएगी। तो अधिमांग की समस्या के कारण ये प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। अतिरेक या अधिमांग एक ही बात है। वर्तमान पूर्ति पर मांग का दबाव बढ़ाती है, जिसके कारण लागत, विशेष रूप से मजदूरी बढ़ती है। जब मांग लगातार बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो उधर क्या होगा? फैक्ट्री मालिक क्या चाहेगा कि भाई मेरा माल कुछ और ज़्यादा बन जाए, किसी तरह से तो बने। अब नए लोगों को तो रोज़गार पे ला नहीं सकता, वो काम पे ला नहीं सकता, क्योंकि पूर्ण रोज़गार की स्थिति अर्थव्यवस्था में पहले से ही है। तो अब क्या करेगा वो कहेगा उन मज़दूरों को भाई थोड़ा सा और फालतू काम कर दो, तनख्वाह ज़्यादा ले लो, है ना। या दूसरी फर्म के लोगों को लालच देगा, भाई हम तुम्हें 500 रुपये के बजाय 600 देंगे, वहाँ से काम छोड़ के मेरी फैक्ट्री में आ जा। दूसरी फैक्ट्री वाला इसके मज़दूरों को लालच देगा। इससे क्या होगा? मजदूरी बढ़ेगी। मजदूरी बढ़ेगी, वस्तुओं की लागत बढ़ेगी, है ना। मजदूरी बढ़ती है, जिसके कारण कीमत इस तरह में, जब लागत बढ़ेगी तो वस्तु महंगी होगी, और वो तो पहले से ही महंगी हैं, तो और महंगी हो जाएंगी। तो इस प्रकार एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब मजदूरी कीमतों का पीछा करती हैं और कीमत मजदूरी का पीछा करती है। कीमतें बढ़ी इसलिए मजदूरी बढ़ी, फिर मजदूरी बढ़ी इसलिए वो महंगी वस्तुएं महंगी पड़ने लगी, तो इसलिए उनकी कीमतें बढ़ी। इसको हम कहते हैं मजदूरी कीमत जाल। हाँ, कीमतें क्यों बढ़ रही हैं?
यदि प्रोड्यूसर से, ब्रेड बनाने वाले से पूछें भाई तुम ब्रेड महंगी क्यों कर रहे हो, वो कह रहा है जी लेबर महंगी हो गई, मज़दूरों की तनख्वाह ज़्यादा देनी पड़ती है। और मज़दूरों से पूछें कि भाई तुम तनख्वाह ज़्यादा क्यों ले रहे हो, वो कहेगा जी चीज़ें महंगी हो गई, कि ब्रेड महंगी हो गई इसलिए मुझे तनख्वाह ज़्यादा चाहिए। तो मजदूरी कीमत जाल में अर्थव्यवस्था फंस जाती है, जो देश की समृद्धि में गंभीर बाधा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ना तो न्यून मांग की स्थिति हमारे लिए अच्छी है और ना ही अधिमांग की स्थिति हमारे लिए अच्छी है। न्यून मांग में हम मंदी की स्थिति में फंस जाते हैं और अधिमांग में महंगाई या मुद्रास्फीति की स्थिति में फंस जाते हैं। अधिमांग को ठीक करने के उपाय वही न्यून मांग की तरह ही होंगे। न्यून मांग में कितने उपाय थे हमारे पास? दो उपाय थे, राजकोषीय उपाय या राजकोषीय नीति, बजट नीति, और दूसरी मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। राजकोषीय नीति में न्यून मांग में हम क्या करते थे? सरकारी व्यय में वृद्धि करते थे। लोगों की जेब में पैसा डालना था, या लोगों के पास ज़्यादा पैसा है इसलिए तो मांग कर रहे हैं, उनकी जेब से पैसा निकालना है, तो सरकारी व्यय में क्या क्या करें? कमी करें। सरकार पहले की अपेक्षा कम खर्च करे जिससे लोगों तक पैसा कम जाए। बाकी सारी कहानी वही है। सार्वजनिक उधार या सार्वजनिक ऋण में वृद्धि वहाँ थी, न्यून मांग में ये कमी थी, यहाँ हमने वृद्धि कर दी। अब जनता से ज़्यादा पैसा उधार ले सरकार, जिससे लोगों की जेब में पैसा कम रहे, क्योंकि अधिमांग में लोगों की जेब में से या बाजार से पैसा निकालना है, सरकार को निकाल के अपने पास लेना है, और न्यून मांग में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जेब में पैसा डालना था। तो सार्वजनिक ऋण में वृद्धि कर दे सरकार, ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले, एनएससी खूब महंगी कर दे, इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे। इससे क्या होगा? लोग एनएससी खरीद लेंगे, भाई फ़ायदा मिलेगा, 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है, फ़ायदा होगा। तो वो क्या करेगा? 1 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस में जमा करेगा और एक कागज़ अपने घर ले आएगा, इस लालच में कि 1 साल बाद मुझे 1,12,000 रुपये मिल जाएंगे। तो फिलहाल तो उसकी जेब से 1 लाख रुपए कम हो गए, और ये पैसा कहाँ गया? सरकार के पास। और सरकार ने भी क्या किया? खर्च नहीं किया, तिजोरी में बंद कर लिया। तो न्यून मांग की स्थिति में सरकार जनता से उधार लेना कम कर देती है, जबकि अधिमांग की स्थिति में क्या करेगी? ज्यादा उधार लेगी। ये भी थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा भाई, इसको भी पढ़ लूँ तो फिर एक बार। एक देश की सरकार विभिन्न प्रकार के व्यय करती है, जैसे उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता, इनमें वृद्धि की जानी चाहिए। बेटा ये तो सारा ही उल्टा तो नहीं पढ़ रहे हम? हाँ, ये तो उल्टा ही, गलत ही हो रहा। सार्वजनिक व्यय में क्या करना पड़ेगा बेटा? कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि वृद्धि तो हमने यहाँ पे की थी। ये रहा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, वहाँ पे अधिमांग की समस्या में कमी करनी पड़ेगी। चलिए, वो तो नोट्स में हम ठीक कर देंगे सब चीज़ें। ठीक है जी, सार्वजनिक उधार में वृद्धि कर दें। आरबीआई से उधार कम से कम ले सरकार, जिससे मुद्रा की साख की पूर्ति को कम किया जा सके। हैं? आरबीआई से उधार में कमी कर दी जाती है। अधिक उधार के कारण अर्थव्यवस्था में अधिक तरलता आती है, जो अस्फीति, अरे तो सारा वो का वही लिखा है, स्फीतिक अंतराल की बात करेंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे? उधार में कमी कर देंगे, जिससे साख में की पूर्ति में कमी आएगी। आप इतनी बात समझ लीजिए। वहाँ करों में वृद्धि थी, यहाँ वहाँ करों में कमी की गई थी, जिससे लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा रहे। यहाँ करों में वृद्धि कर दी जाएगी, जिससे लोगों की जेब में कह सकते हैं आप कम पैसा रहे, ज़्यादा टैक्स के रूप में सरकार ले लेगी। मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके द्वारा सरकार अर्थव्यवस्था में ब्याज दर तथा साख की उपलब्धता को नियंत्रित करके अधिमांग तथा न्यून मांग की स्थितियों को ठीक किया जाता है। ये तो मौद्रिक नीति तो हमने वहाँ पढ़ी थी। बैंक दर रेपो दर में वृद्धि कर दे, वहाँ क्या किया था भाई मौद्रिक नीति में? देखो जरा, यहाँ कमी की थी,
ज़्यादातर में कमी और ये खरीदा था, यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा। बैंक दर रेपो दर में वृद्धि कर दी जिससे कम लोगों को ब्याज मिल सके। खुले बाजार की क्रियाओं में प्रतिभूतियों की उसमें खरीद थी, यहाँ बिक्री कर दी। इसमें सीआरआर में भी वृद्धि, वैधानिक तरलता अनुपात में भी वृद्धि कर दी, ठीक है। सीमांत आवश्यकता में वहाँ कमी की थी, यहाँ वृद्धि कर दी। आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण वहाँ अधिक देने की बात थी न्यून मांग में, यहाँ ऋण कम देने की बात है, साख की राशनिंग कर दी गई। इसके बाद इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अल्प रोजगार से, ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ लिखता हूँ हर एक नोट्स में ये बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो कम से कम पक्का कर ही लें। अल्प रोजगार संतुलन का अर्थ समझाइए। ऐसे दो उपायों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा पूर्ण रोजगार संतुलन पर पहुंचा जा सकता है। कौन से दो उपाय बेटा जी? अल्प रोजगार संतुलन जहां एडी इज लेस देन एएस, ये है न्यून मांग वाली समस्या की बात कर रहे हैं। और दो उपाय कौन कौन से हो जाएंगे? मौद्रिक उपाय और राजकोषीय उपाय। पूर्ण रोजगार का क्या अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में, सबसे पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था, पूर्ण रोजगार का अर्थ है कि जितने अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार, ऐच्छिक बेरोजगार तो भले ही हो लेकिन अनैच्छिक बेरोजगारी शून्य हो। अर्थात जो व्यक्ति सक्षम है, जो व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दरों पर कार्य करने के इच्छुक हैं, उन सभी को रोजगार प्राप्त हो जाए। स्फीतिक अंतराल और अविस्फीतिक अंतराल की परिभाषा लिखी हुई है नोट्स में। स्फीतिक अंतराल का मतलब है अधिमांग वाली बात, और ये है न्यून मांग वाली बात है? इन दोनों की परिभाषा देनी है। स्फीतिक अंतराल तथा अविस्फीतिक अंतराल में भेद कीजिए, अंतर बताइए। चित्र की सहायता से इन्हें समझाइए। चित्र बनाने मैंने आपको बताई दिए। अधिमांग से क्या अभिप्राय है, इसे दूर करने में बैंक दर की भूमिका समझाइए। अधिमांग मीन्स मांग पहले की अपेक्षा अधिक है, पूर्ण रोजगार के स्तर पर जितनी समग्र मांग होनी चाहिए उससे ज़्यादा है ना। तो लोगों के पास पैसा कम होना चाहिए, नहीं तो मांग करते रहेंगे तो बैंक दर में क्या करें, वृद्धि कर दें, जिससे ब्याज महंगा हो जाएगा। ब्याज महंगा होगा तो कम लेंगे लोग। अतिरेक मांग को कम करने के लिए कराधान की भूमिका समझाइए। अतिरेक मांग भी कौन सी? वही अधिमांग। लोग ज़्यादा मांग कर रहे हैं तो हम क्या करें, टैक्स बढ़ा दें, टैक्स में वृद्धि कर दें। टैक्स में वृद्धि करने से क्या होगा, लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, अर्थात ऐसी आय जिसे लोग खुद से अपनी मर्जी से खर्च कर सकें, उसमें कमी आ जाएगी। अधिमांग तथा न्यून मांग के क्या कारण हैं समझाइए। इसमें कारण का पूरा टॉपिक लिखा हुआ है ना, वही वहीं से लेंगे आप। ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और साथ में इसमें जोड़ देंगे आप कर वाली चीज़। 6 कारण, 1 2 3 4 5 6, 6 कारण लिखेंगे दोनों के। अधिमांग तथा न्यून मांग के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, प्रभाव इसमें लिखे हुए हैं है ना। करों में जैसे अधिमांग के मैं बता देता हूँ, ये निहितार्थ, परिणाम 1 और 2, दोनों प्रभाव डिटेल में आप लिखेंगे। ऐसे न्यून मांग के भी लिखे हुए हैं। मौद्रिक नीति क्या है, परिभाषा लिखी हुई है बेटा दोनों ही जगह। 4 उपकरण बताइए। इसके 4 उपकरण कौन कौन से? ये वाले, बैंक दर, रेपो दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, सीमांत आवश्यकता, नैतिक दबाव, साख की राशनिंग। ये तो 6 हो गए, इन्हीं में से कोई से 4 आप लिख सकते हैं। राजकोषीय नीति क्या है, इसके विभिन्न उपकरण कौन कौन से? राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी है ना, इसको बजट नीति भी बोलते हैं। इसके क्या क्या हैं? सरकारी व्यय, राजकोषीय नीति ये वाला सरकारी व्यय है, इसमें कमी या वृद्धि करके कंट्रोल करते हैं, वो बात अलग है। सार्वजनिक उधार या ऋण, केंद्रीय बैंक से उधार या ऋण, करों,
की बात। ये चारों इसके उपकरण हैं। तो आप ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा। ये आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की यदि मैं बात करूं, कौन सी? मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र की यदि मैं बात करूं, तो ये आपका ये वाली किताब आपकी अब हमारे हिसाब से पूरी हो गई है। इसमें यूनिट 1, 2, 3, 4, 4-5 यूनिट हैं, सारी कंप्लीट हो गई हैं। आप मेरी इसके वीडियो लेक्चर्स के मेरे जो अकाउंट है उसमें जाएंगे तो आपको इसमें भी मिल जाएगा ये चीज़ें, जहाँ आपकी सारे लेक्चर्स मिलेंगे और उसमें प्ले लिस्ट में भी आपको यूनिट वाइज मैंने वीडियो इकट्ठी कर दी हैं, तो आप यूनिट वाइज वीडियो उसमें से भी देख सकते हैं। और बेटा जी अब समय कम रहा है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के आपको मिलने के 5-7 दिन बाद आपसे ये कि पूरी बुक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके अलावा फिर सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आईईडी वाली, उसके भी काफ़ी सारे लेक्चर हो गए हैं, बाकी आगे हम बढ़ाते हैं। अब हमारी एक बुक कंप्लीट हो गई है अब तक, इतना आप ध्यान रखें। तो सिलेबस आधे से ज़्यादा हो गया है हमारा, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अब हम बहुत जल्दी ही इस सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे और उम्मीद है आपको ठीक से समझ आ रहे होंगे लेक्चर। तो आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चलिए नेक्स्ट आईईडी की बुक से शुरू करते हैं कोई लेक्चर। आपको आशा है समझ आ गई होगी। आपका दिन शुभ हो।